हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व ये चैप्टर हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका है, परंतु हमको कुछ बेसिक्स पे और अध्ययन करना है ताकि कंपटीशन में आने वाले क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से हल कर सकें। और इसके साथ ही साथ हम इस चैप्टर की समरी भी करेंगे। समरी मीन्स इस चैप्टर में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी और कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, इन पे थोड़ा सा एक नज़र देते हैं। तो आइए, पहला एक जो आपकी बुक एनसीईआरटी बुक में नहीं मिलेगा, तो किसी धारावाही वृत्ताकार चाप मीन्स एक खंड है, एक सेगमेंट है, उसके कारण उस चाप के केंद्र में कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होएगा। सपोज मान लें एक आर्क है और ये आर त्रिज्या का हमने एक चाप ड्रॉ करा। इसकी लेंथ सपोज है डेल्टा एल और ये आर्क हम मान लेते हैं ए बी। ये एक चाप है, ये ए बी है, ये चाप आर त्रिज्या का है और उस वृत्त का ये चाप है जिसके केंद्र में ये चाप ए बी कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, थीटा। और कैसा आर्क है, करंट कैरिंग, धारावाही। इसमें सपोज करंट आई फ्लो हो रही है। ये सब लिख लोगे आप, जो जो मैं बोला। माना एक धारावाही वृत्ताकार चाप ए बी जिसकी लंबाई डेल्टा एल है और इसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है। ये आर त्रिज्या का एक चाप है, तो ये वृत्त के केंद्र में सपोज थीटा कोण बना रहा है। ठीक हो गया। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो डेल्टा एल है, ये डेल्टा एल थीटा के फॉर्म पे निकाल लेते हैं। माना मैं एक लाइन केवल लिख रहा हूं, शेष आप लिख लोगे जो मैं बोला। माना डेल्टा एल लंबाई व आर त्रिज्या का चाप ए बी वृत्त के केंद्र में, या केंद्र में लिख दीजिए, मैं थीटा कोण अंतरित करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, वायो सेवर्ट्स लॉ का यूज करेंगे। इसने डेल्टा एल लंबाई का एक चाप है, आर त्रिज्या के वृत्त के केंद्र में ये थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। तो हम जानते हैं कि कोण बराबर होता है, कोण बराबर चाप बट्टा त्रिज्या, चाप बट्टा त्रिज्या। ये हमने पढ़ा हुआ है, पढ़ते आ रहे हैं। तो थीटा इज इक्वल टू चाप डेल्टा एल अपॉन रेडियस होगी आर। सो डेल्टा एल इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। ये फर्स्ट स्टेप हो गया भाई हमारा। बहुत इजी है, इसको आप उस अन्यथा में मत लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन उठाएंगे। तो हम क्या करें, बायो सेवर्ट्स लॉ को अप्लाई करें। ठीक है, क्योंकि बायो सेवर्ट का नियम हमने पढ़ा हुआ है कि किसी धारावाही अल्पांश के कारण आर दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो B इज इक्वल टू अल्पांश डेल्टा एल के कारण। ये सेंटर O मान लेते हैं, O पर केंद्र, कारण केंद्र O पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। क्या कर देंगे, B इज इक्वल टू
हमने पढ़ा हुआ है, बी इज इक्वल टू म्यू 0/2 4 पाई या म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये पढ़ा हुआ है हमने। अब जरा ध्यान दीजिएगा, देखिए यहां पर थीटा इज इक्वल टू, वो थीटा अलग चीज है, ये थीटा, चलिए इसको मैं फाई कह देता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज करोगे। फाई इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन आर, सो डेल्टा एल इज इक्वल टू आर इंटू फाई। ये फाई और थीटा अलग अलग चीज है। ये थीटा क्या है, देखिए ये धारावाही अल्पांश, ये देखिएगा ये अल्पांश, इस पे हम क्या करें, टेंजेंट ड्रॉ करें, ये टेंजेंट, ये इस वृत्त के केंद्र पे 90 का एंगल फॉर्म करता है। कहीं से भी आप इसको ज्वाइन कर देंगे तो 90 का एंगल फॉर्म करेगा भाई, परपेंडिकुलर होता है। मतलब इस रेडियस और चाप के बी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच 90 अंश का कोण बन रहा है या बनता है। वैसे भी कोई वृत्त है, वृत्त का एक अल्पांश लें, परिधि पे एक छोटा सा अल्पांश लें, उसको सेंटर से ज्वाइन करा देंगे तो ये 90 का एंगल फॉर्म होता है भाई। तो आइए, थीटा इज इक्वल टू 90, सो अतः साइन 90 इज इक्वल टू कितना हो गया, 1। सो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डेल्टा एल अपॉन आर स्क्वायर। इसको कह देते हैं हम सेकेंड स्टेप। अब देखिएगा ये सेकेंड स्टेप हो गया भाई। डेल्टा एल का मान 1 से इस 2 में रख दें। ये डेल्टा एल का मान, यहां देखिए डेल्टा एल इज इक्वल टू आर पाई, इसको हमने फाई कह दिया, यहां फाई माना था, थीटा को हमने फाई में कन्वर्ट कर दिया है। तो हम बायो-सेवर्ट्स लॉ को लगा देते हैं। डेल्टा एल का मान 1 से 2 में रख देते हैं। 2 में रखने पर रख दीजिएगा, क्या आ जाएगा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई को ऐसा ही रहने दीजिए, डेल्टा एल है आर इंटू फाई अपॉन आर स्क्वायर, एक आर स्क्वायर गया। सो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू फाई अपॉन आर। तो ये आ गया b इज इक्वल टू कितना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन आर इंटू फाई। ये जितनी भी चीजें पड़ी थी उसका अगला नंबर आ गया। मुझे लगता है हमने 27th तक पढ़ लिया था। मैथमेटिकली जो फॉर्मूले निकाले थे 28th हो गया भाई। फिर से समझ लीजिएगा, एक चाप है डेल्टा एल लंबाई का ए बी, जिसमें करंट आई फ्लो हो रही है, और आर रेडियस का ये चाप है, और ये जो चाप ए बी है एल लंबाई का, ये वृत्त के केंद्र पे ओ पर फाई एंगल फॉर्म कर रहा है। तो हमने मान लिया, ये सब लिख लेंगे आप, माना डेल्टा एल लंबाई व आर त्रिज्या का चाप ए बी वृत्त के केंद्र में फाई एंगल फॉर्म करता है, अंतरित करता है। सो एंगल इज इक्वल टू आर का अपॉन रेडियस होता है, तो फाई इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन आर। इससे हमने डेल्टा एल अल्पांश की लंबाई इस फाई के टर्म पर निकाल दी, आर इंटू फाई। नंबर 1, इस अल्पांश के कारण बायो-सेवर्ट्स लॉ को अप्लाई कर देते हैं।
केंद्र ऊपर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I डेल्टा L साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। क्योंकि ये चाप के किसी बिंदु पर भी आप टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे, टेंजेंट और रेडियस के बीच 90 का एंगल फॉर्म होता है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 90 1 हो गया, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I डेल्टा L अपॉन R स्क्वायर। नंबर 2, ये फर्स्ट स्टेप था, डेल्टा L इज इक्वल टू R फाई, डेल्टा L का मान इस 2 में रख दिया तो सिंपली हमारे पास आ गया B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I इंटू R इंटू फाइव अपॉन R स्क्वायर। एक R कैंसिल, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R इंटू। तो हम इस अल्पांश इस चाप के कारण केंद्र में मैग्नेटिक फील्ड निकाल देंगे, परंतु ध्यान यहां पर रखना है, फाई किसके पदों में होगा? फाई किस में रखेंगे? अंश में नहीं रखेंगे, इसको रखेंगे रेडियन में। फाई को हम किस में रखेंगे? रेडियन में। और 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन पढ़ा हुआ है आपने, पाई रेडियन, इसको याद रखना। फाई को हम डिग्री पे या अंश पे नहीं रखेंगे, इस एंगल को किस में रखेंगे? रेडियन पे। तो ये अगला टॉपिक, विशेष टॉपिक है। देखिए हमारा चैप्टर का नाम है गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। तो एक चीज और निकाल लेते हैं, गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र। एक चीज और, चूंकि हमने उस पर डिस्कस तो करा, परंतु कोई मूविंग चार्ज है जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो वो उसके आसपास कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, ये भी क्वेश्चन आएंगे, तो इसको भी समझ लीजिएगा। गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज। देखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज, पार्टिकल या चार्ज लिख दीजिए। इस टॉपिक को भी थोड़ा सा हम स्टडी कर लेते हैं। देखिएगा, मान लें कोई चार्ज पार्टिकल है, ये जो मैं बोल रहा हूं ये लिखेंगे आप, मैं लिख नहीं रहा हूं। एक चार्ज पार्टिकल है Q, जिस पे चार्ज है Q, ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, सपोज ऐसे, ये इसकी डायरेक्शन है, इट इज मूविंग विद वेलोसिटी v, भी वेग से गति कर रहा है, और ये यहां से चला, ए से, चलिए ये बी तक गया, ए से बी तक गया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कराए? ये डेल्टा एल दूरी तय करा, और कितने समय में करा? सपोज डेल्टा टी समय में, इतना लिख लो गया। माना कोई आवेशित कण Q, जिस पर आवेश Q है, भी वेग से गति कर रहा है। मान लें डेल्टा टी समय में ये आवेशित कण A से B बिंदु तक पहुंचता है और डेल्टा L दूरी तय करता है। अब हमको इस आवेश के आसपास कोई बिंदु लें, चलिए सपोज हम कह देते हैं P। जिस दिशा में आवेश गति कर रहा है, आवेश की गति की दिशा से थीटा कोण पर r दूरी पर स्थित कोई बिंदु है P, उस बिंदु पर हमको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। जिस दिशा में आवेशित कण गति कर रहा है, उसकी गति की दिशा से थीटा कोण पर r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है, वेयर वी हैव टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड। सबकी समझ में आ जाना चाहिए, इतना लिख लोगे, ठीक हो गया।
माना, चलिए एक लाइन में लिख रहा हूं, माना आवेशित कण, आवेशित कण Q v वेग से गतिशील है। मूविंग चार्ज ही मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है भाई, गतिशील है। और मूविंग चार्ज एज ए करंट कैरिंग कंडक्टर भी होता है। गतिशील आवेश धारा को उत्पन्न करता है। धन आवेश जिस दिशा में चलेगा उस दिशा में धारा प्रवाहित होती है, या ऋण आवेश जहां को चलेगा उसके विपरीत में धारा प्रवाहित, क्योंकि धारा बराबर आवेश प्रवाह की दर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट, वो चार्ज इज करंट। तो भी वेग से गतिशील है। माना कण के गति की दिशा से थीटा कोण पर r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर B का मान, B का मतलब मैग्नेटिक फील्ड का मान, B का मान ज्ञात करना है। इतना लिख लिया भाई। इस आवेशित कण की गति की दिशा से जहां से ये चल रहा है, वहां से इसकी गति की दिशा से r दूरी पर एक बिंदु P है जो थीटा कोण बना रहा है। गति की दिशा और उस बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच थीटा कोण बन रहा है। तब हम क्या करेंगे, क्या लगा दें, बायो-सेवर्ट का नियम लगेगा भाई। परंतु बायो-सेवर्ट लॉ को अप्लाई करने से पहले कुछ चीज समझनी पड़ेगी। देखिएगा, ये कण ए से चलना प्रारंभ कर रहा है और डेल्टा टी समय के बाद डेल्टा एल दूरी भी वेग से चलते हुए डेल्टा एल दूरी तय करके ये बी बिंदु पर पहुंच जाता है। ठीक हो गया। तो कण द्वारा डेल्टा एल दूरी तय करने में लगा समय निकाल देते हैं। देखिएगा, आवेशित कण द्वारा डेल्टा टी समय में माना डेल्टा एल दूरी तय की जाती, चलिए जाती है। तो ये दूरी निकालते हैं भाई। तो दूरी बराबर डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। दूरी बराबर चाल गुणा समय। डिस्टेंस कितना चला, डेल्टा एल इज इक्वल टू किस स्पीड से चला, भी स्पीड से, और कितना टाइम लिया इसने, टाइम इंटरवल हुआ डेल्टा टी। टी नहीं लेंगे बल्कि डेल्टा टी। ये देखिएगा, ये कण, ये पार्टिकल जो है भी स्पीड से चल रहा है, डेल्टा एल दूरी तय करके ये बी बिंदु पर पहुंचा और टाइम लिया डेल्टा टी। भी वेलोसिटी से, भी स्पीड से चल रहा है। तो डेल्टा एल इज इक्वल टू भी इंटू डेल्टा, नंबर फर्स्ट स्टेप हो गया। ठीक हो गया। अब चूंकि हमको क्या निकालना है, करंट भी निकालना है। आवेशित कण, गतिमान आवेशित कण द्वारा प्रवाहित
धारा। ये भी निकाल दीजिए, करंट कितनी फ्लो करेगा ये, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। टी मीन्स डेल्टा टी, क्योंकि आपने, ये सेकंड स्टेप हो गया, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है, चूंकि धारा करंट इज इक्वल टू फ्लो ऑफ, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, आवेश बट्टा समय। समय कितना लिया है इसने, डेल्टा टी। आवेश कितना फ्लो हो रहा है, उस चार्ज पार्टिकल पे कितना चार्ज है, क्यू, तो ये कितना करंट कैरी करेगा, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन डेल्टा टी। ये सेकेंड स्टेप हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब देखिए, क्योंकि मैं कह रहा हूं अधिकांश बुक्स पे ये नहीं मिलेगा, इसलिए आप समझ लीजिएगा। बायो सेवर्ट्स के नियम के अनुसार अच्छा ये एक बात, धारा कहां को बहेगी, यदि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगा तो जहां को चार्ज चलेगा उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी। यदि निगेटिव चार्ज होगा तो अपोजिट डायरेक्शन में बहेगी। सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है, यहां से ऊपर को चल रहा है तो करंट इसी डायरेक्शन में फ्लो करेगी, और निगेटिव चार्ज होगा तो करंट डाउनवर्ड होगी। ये ध्यान रखना है। अच्छा जी, वायो सेवर्ट के नियम से अब ये जो चार्ज पार्टिकल है ये धारावाही अल्पांश की तरह हो गया, क्योंकि इसमें करंट फ्लो हो रही है और अल्पांश है डेल्टा एल, तो धारावाही अल्पांश हो गया। तो बायो सेवर्ट्स लॉ को अप्लाई कर दीजिए नियम से। पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकाल दीजिए। कैसे निकालेंगे, बी इज इक्वल टू, हमने पढ़ा हुआ है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। रख दीजिएगा भाई। नंबर थर्ड स्टेप, ये बायो सेवर्ट्स लॉ पे रख रहे हैं। 1 व 2 से हम मान रखेंगे, 1 व 2 से डेल्टा एल व आई के मान 3 में, संबंध 3 में रखने पर, या 1 2 3 से भी कह सकते हैं आप, रखने पर आप अपनी लैंग्वेज यूज करेंगे। क्या हो जाएगा भाई, यहां रखिएगा तो बी इज इक्वल टू आ जाएगा क्या, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई के बदले क्यू अपॉन डेल्टा टी इंटू डेल्टा एल की वैल्यू है भी इंटू डेल्टा टी अपॉन आर स्क्वायर, जो का क्यों, साथ में साइन थीटा भी है। सो बी इज इक्वल टू क्या हो गया भाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल, क्यू वी साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और बायो सेवर्ट का नियम था, धारावाही अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या है हमारा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और गतिमान आवेशित कण के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना आया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू भी साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो याद करने के लिए क्या करोगे, इसका देखो सिमिलरिटीज है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इसमें भी है, इसमें भी है। आई के बदले क्या ले लिया, क्यू, क्योंकि चार्ज पार्टिकल क्या करता है, करंट कैरी, मूविंग चार्ज पार्टिकल करंट कैरी करता है, तो आई के बदले क्यू रख दोगे, डेल्टा एल के बदले भी रख दोगे, साइन थीटा है अपॉन आर स्क्वायर। तो ये गतिमान आवेशित कण के कारण चुंबकीय क्षेत्र बी इज इक्वल टू कितना आ गया, म्यू
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू भी साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये नंबर 29 कर देना भाई, 29वीं चीज पढ़ दी है। एक चीज और बता रहा हूं मैं आपको, सपोज ये फार्मूला केवल याद कर लेना है। हमने पढ़ा था अनंत विस्तार वाले लंबाई के सीधे लंबे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B बराबर μ0 अपॉन 2 पाई, मतलब μ0 अपॉन 2 पाई I अपॉन R पढ़ा था। तो ये कहां से निकलता है, कैसे निकलता है, मैं एक फार्मूला आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, मैं हेडिंग लिख रहा हूं परिमित आकार के धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। इसको याद रख लीजिएगा। एक परिमित आकार का मतलब फिक्स्ड लेंथ है ए बी, एक तार है ए बी। कैसा तार है, धारावाही, जिसमें धारा I फ्लो कर रही है। और इस धारावाही चालक से R दूरी पर हमको एक बिंदु है P, जहां पर हमको क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र। तो ये परपेंडिकुलर है, देखिए ये परपेंडिकुलर है। इस तार के ए और बी सिरों से बिंदु P को मिला दीजिए। परिमित आकार का तार है, इसके मध्य बिंदु C से आप R दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर क्या कर रहे हो, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर रहे हो। माना ये B बिंदु, ये वाला बिंदु, यहां पर चलो पहले ए बिंदु लेते हैं। ए बिंदु माना बी पर, ए बी और ए पी की दिशा के बीच कितना एंगल फॉर्म हो रहा है, मान लें अल्फा, और ये एंगल कितना फॉर्म हो रहा है, माना बीटा। ए और बी को हमने पी बिंदु से मिलाया, तो इस बिंदु पी ए पर अल्फा एंगल बना और बी पर कितना बना, बीटा एंगल। तब इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का एक मैं सूत्र लिख दे रहा हूं। यह सूत्र कैसे आता है अभी मैं इस पर डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि जब टिपिकल क्वेश्चन आएंगे जहां पर हमको अप्लाई करना पड़ेगा, तो इस सूत्र को केवल याद कर लेना। P बिंदु पर धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा भाई, ये होता है। इसको याद करना है आपको केवल, B = μ0 अपॉन 4 पाई। आपको ये मिलेगा नहीं, ये फार्मूला मुश्किल से मिलेगा, बहुत कोशिश करने के बाद मिलेगा, ये ध्यान रखना। I अपॉन R इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। इस फार्मूले को याद रख लीजिएगा। B = μ0 अपॉन 4 पाई I अपॉन R इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। सपोज ये एंगल अल्फा और बीटा मालूम ना हो, तो ये माना मालूम है, मिल जाएगा। ये कितना, ये 90, ये भी 90, तो ये हो गया ये वाला एंगल। तीनों कोणों का योग होता है कितना, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल इज इक्वल टू 180। सो दिस एंगल इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा, और दिस एंगल इज इक्वल टू 90 माइनस बीटा। फिर से इसमें रखोगे, इस वाले में, ठीक है, तो वो साइन के फॉर्म पर आ जाएगा। यहां पर बीटा का मान रखोगे, ठीक है, यहां अल्फा का मान रखोगे, तो
इस बिंदु P पर सपोज ये एंगल मालूम नहीं हो तब ये एंगल के फॉर्म पे भी आप निकाल सकते हैं, परंतु आपको ये फार्मूला याद कर लेना है, B = μ0/4π/I/r cos अल्फा प्लस cos बीटा। ये तीन चीजें, इसको मैं नंबर 30 कह दे रहा हूं भाई। इतनी चीजों का इस चैप्टर में अध्ययन कर दिया हमने। अब बच्चों ध्यान ये रखिएगा कि ये जो मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म है, इस चैप्टर में हमने मैग्नेटिज्म एंड मैटर, अगला चैप्टर जो चैप्टर नंबर 5 आएगा, उसकी भी बहुत सारी चीजें पढ़ दी है। तो हम इस चैप्टर की समरी करते हैं। आइए इसकी समरी करते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा, समरी ऑफ द चैप्टर, जरा ध्यान से सुनिएगा। इस पाठ में हमने क्या क्या अध्ययन किया, उन सबको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो हमने पहला चीज पढ़ा चुंबक, उसके प्रकार और गुण। चुंबक हमारे पास नंबर पहली चीज पढ़ी, चुंबक हमारे पास दो प्रकार के थे, एक प्राकृतिक चुंबक, दूसरे कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक कैसे थे, कृत्रिम चुंबक कैसे थे, उनका शेप कैसा था, उनकी प्रॉपर्टीज क्या थी, ये बेसिक चीज है, पहली चीज। दूसरी चीज हमने पढ़ी चुंबकीय बल रेखाएं और उसके गुण। ये देखो, ये इसमें से क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है बार बार, विद्युत बल रेखाएं और उसके गुण, या चुंबकीय बल रेखाएं और उसके गुण। जैसे 2020 में उत्तराखंड बोर्ड में ही चुंबकीय बल रेखाओं से 2 नंबर का एक क्वेश्चन आया है, चुंबकीय बल रेखाओं के 2 गुण लिखिए। तो ये टॉपिक नंबर 2 बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल इन दिस ईयर मीन्स 2020 में चुंबकीय बल रेखाओं के 2 गुण उत्तराखंड बोर्ड में पूछे गए हैं। तो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, उसको अच्छे से तैयार कर लें। उसके बाद हम आते हैं गतिमान आवेश के कारण। तीसरा टॉपिक हमने पढ़ा था गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, असमान चुंबकीय। तो मूविंग चार्ज पार्टिकल क्या करता है, जैसे हमने अभी टॉपिक पढ़ा गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र, हमने फार्मूला निकाला, बायो-सेवर्ट्स लॉ का हेल्प लिया, और गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, मतलब धारावाही चालक के कारण उत्पन्न होता है। मतलब जो गतिमान आवेश होता है वो करंट कैरिंग एक लूप की तरह काम करता है, तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये बेसिक चीज है। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र, असमान चुंबकीय क्षेत्र, थोड़ा सा इसको देख लीजिए। उसके बाद हम चौथे टॉपिक में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था, लॉरेंज बल्ब आए। लॉरेंज बल्ब पे सबसे पहले हमने पढ़ा जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से के लंबवत प्रवेश करता है तो उस पर लगने वाला चुंबकीय बल Fm = हमने पढ़ा था QVB। ये चुंबकीय बल ही लॉरेंज बल है। यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के, ये नंबर 1 चीज पढ़ी थी, ध्यान रखिएगा। पहली चीज, यदि कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए गति करेगा, तब चुंबकीय बल आ रहा था हमारे पास Fm = QVB sin थीटा। ये नंबर 2 चीज पढ़ ली थी हमने। इसको हमने ऐसे भी लिख दिया था Fm = इसको हम ऐसे भी लिख दे रहे थे, कैसे, Q को अलग कर दी, V और B दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, VB sin थीटा, V क्रॉस B, तो Q × V क्रॉस B, ऐसे भी बुक्स में लिखा होगा वेक्टर फॉर्म पर। नंबर 2 चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चौथा टॉपिक, यदि किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों साथ साथ हों तब आवेशित कण पर लगने वाला चुंबकीय बल Fm = कितना, Fe + Fm, QE, Fe का मतलब हुआ QE प्लस
क्यू भी बी साइन थीटा, तब इतना निकाला था। ये सब लॉरेंजिबल है भाई। ये नंबर एक, इसको नंबर एक डैश कहें, ये सब एक ही चीज है। ये नंबर एक डबल डैश, एक डबल डैश, ये पहली चीज पढ़ी हमने लॉरेंजिबल। यदि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत आवेशित कण प्रवेश करेगा क्यू भी, यदि थीटा एंगल पे इंटर करेगा तब क्यू भी साइन थीटा। यदि मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा तो तब एफ एम इज इक्वल टू क्यू ई प्लस, मतलब एफ ई प्लस एफ एम का मतलब क्यू ई प्लस क्यू भी साइन थीटा। इस पर हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। ये पहली चीज पढ़ी भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान से देख लीजिए। फिर उसके बाद हमने चुंबकीय क्षेत्र की डेफिनेशन दी। किससे दी थी डेफिनेशन? एफ एम इज इक्वल टू क्यू बी से, बी इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू बी। और उसका यूनिट, एक तो हमने ऐसा यूनिट निकाला था, ऐसा यूनिट था क्या? न्यूटन पर एम्पियर मीटर, या इसी को हम कह दे रहे थे, या इसी को हम कह दे रहे थे टेस्ला, या इसी को वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये ऐसा यूनिट था। और सीजीएस यूनिट था, सीजीएस यूनिट था, ये ऐसा यूनिट था। और सीजीएस यूनिट था, सीजीएस यूनिट क्या? गाउस। 1 गाउस इज इक्वल टू 10⁻⁻4 टेस्ला, या 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁻4 गाउस। गाउस छोटा यूनिट होगा, सीजीएस यूनिट है। उसके बाद एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल, वो भी लॉरेंजिबल ही है। एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। एफ इज इक्वल टू ऊपर क्यू भी साइन थीटा, यहां आई एल बी साइन थीटा। तो ये नंबर दूसरी चीज पड़ी थी। अगला आगे चलते हैं। फिर हमने एफ बी और आई की दिशाओं के निर्धारण के लिए नियम पढ़े थे। नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप क्वेश्चन करेंगे आपको नियम लगाने नहीं आएंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हमने एफ बी आई की दिशाओं के निर्धारण के लिए 2 नियम केवल पढ़े थे। एक फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और दूसरा दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2। और उसके बाद 8वीं चीज हमने पढ़ी थी बी और आई की दिशाओं के निर्धारण के लिए नियम। इसकी दिशाओं की, बी और केवल बी और आई का जिक्र जहां पर होगा, उन दोनों की दिशाओं के निर्धारण के लिए हमारे पास 3 नियम थे। दक्षिणावर्ती पेच का नियम, दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 और राइट हैंड थंब रूल, उसको दाएं हाथ का नियम भी कह देते हैं। राइट हैंड थंब रूल, दाएं हाथ के अंगुष्ठ का नियम। उसके बाद हम अगला टॉपिक आए थे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। इसका अध्ययन करा था। इसमें जब चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत कोई कण प्रवेश कर रहा था, लंबवत प्रवेश कर रहा था, तो वह वृत्ताकार गति कर रहा था। वृत्तीय पथ पर उसकी गति हो रही थी। क्यों? क्योंकि वेग के जिस दिशा में कण प्रवेश करता है, यदि वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो बी, भी और एफ की तीनों की दिशाएं एक दूसरे के लंबवत होंगी। मतलब उस पर जो बल लगेगा, लॉरेंज बल लगेगा, वो उसके वेग की दिशा के लंबवत रहेगा। लंबवत लगेगा तो उससे वो वृत्तीय गति करना शुरू कर देगा, और उस लॉरेंज बल से उसको वृत्तीय गति करने के लिए अभिकेंद्री बल मिल रहा था। तो हमने इसमें जब लंबवत प्रवेश कर रहा, तो पहली चीज वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या। मैं केवल आपको रिपीट करा रहा हूं, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये ना, हुआ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो R इज इक्वल टू एम भी अपॉन क्यू बी, ये नंबर फार्मूले के रूप में तीसरी चीज पड़ी थी। और वृत्ताकार मार्ग में गति कर रहा था तो उसके द्वारा कितना समय लिया जाएगा, एक चक्कर में लिया गया समय, जिसको हम आवर्तकाल कह रहे थे, T इज इक्वल टू 2πm अपॉन क्यू बी। नंबर, ये चौथी चीज पड़ी थी, मैं
केवल हिंट करा रहा हूं कि आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आते हैं। जैसे इसी बार वर्ष 2020 में उत्तराखंड बोर्ड में इससे क्वेश्चन आया है, यदि कोई आवेशित कण, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है, यदि कोई नहीं 3 नंबर का क्वेश्चन है, यदि कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो उसके वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या के सूत्र का निगमन करिए, ये या इस पर क्वेश्चन आता है। तो ये आ गया आर टी, और इसकी आवर्ती मतलब 1 सेकंड में कितने रोटेशन करेगा, न्यू इज इक्वल टू 1/t होता है, उसका उल्टा कर दीजिए क्यू बी अपॉन 2 m। ये नंबर 5वीं चीज पड़ी थी। और इस वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या को हमने काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में भी पढ़ा था, वो आ रहा था आर इज इक्वल टू, आप आराम से देखिएगा, लेक्चर निकालिए, अच्छे से वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए। तो आर इज इक्वल टू हमने निकाला था √2m इंटू ई के, m उस चार्ज पार्टिकल का मास है, ई के उसकी काइनेटिक एनर्जी है, हाफ mv² हुआ, और क्यूब बी। ये नंबर 6ठी चीज, 6 चीजें पढ़ी। उसके बाद और आगे पढ़ते हैं हम, यदि आवेशित कण कैसे प्रवेश करे, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश न करके किसी एंगल पर प्रवेश करे, तो हमने पिच निकाली थी। पिच क्षैतिज दिशा में वो हेलेक्स का फॉर्म कर रहा था जब थीटा एंगल पे पिच। एक और चीज हमने पढ़ी थी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द चार्ज पार्टिकल बिटवीन 2 कंजुकेटिव रोटेशंस, वो निकाला था हमने v cos थीटा इंटू टी, टी मीन्स 2πm अपॉन क्यू बी। ये नंबर 7वीं चीज हो गई भाई फॉर्मूले के रूप में। उसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी भाई, आगे हमने पढ़ा था बायो-सेवर्ट्स लॉ, बायो-सेवर्ट्स लॉ। आगे हमने पढ़ा था बायो-सेवर्ट्स का नियम। बायो-सेवर्ट का नियम क्या था भाई, धारावाही अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र बी डी बी इज इक्वल टू μ0 अपॉन 4π I डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये बायो-सेवर्ट्स लॉ था और बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ये नंबर 8वां आ गया था फार्मूले के रूप में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बायो-सेवर्ट्स लॉ। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल इसी साल मीन्स वर्ष 2020 में बायो-सेवर्ट का नियम लिखिए और उस बायो-सेवर्ट के नियम का उपयोग करते हुए धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र में धारावाही वृत्ताकार कुंडली के अक्ष में चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालिए। 5 नंबर का क्वेश्चन आया भाई। ध्यान से मेरी बातें को सुनिएगा, जो जो टॉपिक में मैं स्टार लगा रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसे ही फिर आगे बढ़े थे, इस बायो-सेवर्ट के नियम का उपयोग करते हुए धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ये हमने निकाला था कितना, धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र B इज इक्वल टू μ0 Ni अपॉन 2r। नंबर 9वीं चीज निकाल दी थी। जहां n कुंडली में फेरों की संख्या थी, I उसमें धारा थी। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 3 के 3 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। केंद्र में, अक्ष में, बायो-सेवर्ट का नियम। अब वृत्ताकार कुंडली के केंद्र में इतना आता है, तो वृत्ताकार धारावाही वृत्ताकार कुंडली के अक्ष में कितना होगा चुंबकीय क्षेत्र। अगला टॉपिक हमने ये पढ़ा था और ये आया था B इज इक्वल टू, हमने पढ़ा हुआ है टॉपिक, उसमें मैं फिर से डिस्कस नहीं कर रहा हूं, ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने एग्जाम्पल कह दिया कि वर्ष 2020 में बायो-सेवर्ट का नियम लिखिए और उसके आधार पर इस वृत्ताकार कुंडली के केंद्र में वृत्ताकार कुंडली के अक्ष में चुंबकीय क्षेत्र निकालिए। ये 2 नंबर का प्लस ये 3 नंबर का कुल 5 नंबर का क्वेश्चन आया था। ये आ रहा था हमारा
ध्यान देखिएगा, म्यू 0 आई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये कुंडली थी, कुंडली की धारावाही कुंडली थी, इसकी त्रिज्या आर थी। सपोज इसमें क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कोई करंट फ्लो हो रही थी। इसके केंद्र से अक्ष में, ये अक्ष में एक्स दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र हमने निकाला था। यहाँ पर पी बिंदु पर वो चुंबकीय क्षेत्र आया था, इसके कारण निकाला था। तो इतना। उसके बाद बहुत इंपोर्टेंट अनंत विशेष पे क्वेश्चन आते हैं भाई। 13वां सब इंपोर्टेंट टॉपिक है। अनंत विस्तार वाले सीधे धारावाही तार के समीप चुंबकीय क्षेत्र B = μ0 अपॉन 2π। ये भी बायो सेवर्ट्स लॉ से निकलता है, I/R। इसको याद रखना। ये नंबर, अच्छा 9 नंबर, ये फॉर्मूले के रूप में 10 नंबर, ये 11वां नंबर। इतनी चीजें पढ़ ली। उसके बाद दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल और एम्पियर की परिभाषा तो हमने निकाल दिया था। बहुत ही इंपोर्टेंट, ये बार बार आता है भाई, बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है ये। दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल का सूत्र, एकांक लंबाई पर बल लगने वाले बल का सूत्र था हमारा μ0 अपॉन 2π I1 I2 अपॉन R। दो समांतर धारावाही चालक थे जिनमें धारा I1 और I2 क्रमशः बह रही थी। उनके बीच की लंबवत दूरी R थी, तो उनकी एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, ये नंबर 12वीं चीज आ गई। यदि धारावाही चालकों में एक ही दिशा में धारा बह रही थी तो आकर्षण का बल लगेगा, यदि विपरीत दिशा में बहेगी तो। ये 15वां एम्पियर का परिपथी नियम बहुत महत्वपूर्ण। इसका उपयोग करके हमने धारावाही परिनालिका और धारावाही टोरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाला था। एम्पियर का परिपथी नियम था किसी धारावाही वृत्ताकार पथ की सीमा रेखा के अंदेश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन B.dl = उसमें प्रवाहित धारा का μ0 गुना होता है। नंबर 13 हो गया भाई। उसके बाद धारावाही परिनालिका पड़ी थी। धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र हमने कहां कहां निकाला था? उसके मध्य में चुंबकीय क्षेत्र B एट द सेंटर ऑफ द सोलिनॉइड, BC = μ0 Ni, ये निकाला था। वेयर N इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन यूनिट लेंथ, ये नंबर 14th। स्मॉल n = टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन लेंथ ऑफ द सोलिनॉइड। और दूसरा इसी में B एट द एंड, परिनालिका के सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक इसका आधा कह दिया था μ0 Ni अपॉन नंबर 15 चीजें पढ़ दी भाई फार्मूले के रूप में। फिर आगे हम आए थे, आगे हमारे पास था टोरॉइड। टोरॉइड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, टोरॉइड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ये देखिए टोरॉइड क्या होता है वो पढ़ा था। टोरॉइड के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा था ये था, ये B = टोरॉइड हमने पढ़ा। टोरॉइड का मतलब परिनालिका को यदि आप सर्कुलर शेप में मोड़ देंगे तो वो टोरॉइड बन जाएगा, उसमें करंट फ्लो करेंगे तो उसका भी मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला यहाँ μ0 Ni अपॉन μ0 Ni आ रहा था। और यहां पर ध्यान रखना N टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन लेंथ थी 2π स्मॉल r, जहां टोरॉइड की त्रिज्या है। फिर हमने एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, ये बहुत ज्यादा टोरॉइड और सोलिनॉइड ये ज़्यादा पूछे नहीं जाते, परंतु आप ध्यान रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगला टॉपिक, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप के बल युग्म का आघूर्ण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी से हम चुंबकीय द्विध्रुवाघूर्ण और चुंबकीय द्विध्रुवाघूर्ण की परिभाषा पढ़ेंगे। तो ये हमने पढ़ा था, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जब हम धारावाही आयताकार कुंडली को रख रहे थे, उसके बल युग्म का आघूर्ण टाउ = NIAB sin थीटा, कुछ ऐसा निकाला था। ध्यान ये देना है कि हमने ये B = कितने नंबर तक आगे थे हम? 15 नंबर। ये 16वां नंबर, टोरॉइड जो है ये 16वां नंबर है भाई। टोरॉइड ये है 16वां नंबर।
मैथमेटिकली ये 16th है। और ये 18वां, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली के बलयुग्म का आघूर्ण टाउ इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा, या इस एन आई ए को हम कह रहे थे एम बी साइन थीटा या एम क्रॉस बी, इसको हम क्या कह देंगे, इतनी पूरी चीज को, ये या ये नंबर 17 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं, इसलिए मैंने स्टार लगा दिया। 5 नंबर का क्वेश्चन इस पे आता है, ये बलयुग्म के लिए फार्मूला निकालिए और इस पे एक क्वेश्चन दे देगा। फिर उसके बाद चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, उसकी डेफिनेशन, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, यहां पर हमने एम लिखा है तो यही चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण था, एम इज इक्वल टू एन आई ए। एन तो नंबर ऑफ टर्न्स है, मीन्स एम इज इक्वल टू, यदि एक कोई करंट कैरिंग लूप है जिसका एरिया ए है, जिसमें करंट आई फ्लो हो रही है, तब आई इंटू ए, ये नंबर 18, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चुंबकीय द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य, जिस प्रकार से विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य, उसी प्रकार चुंबकीय द्विध्रुव को भी चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य, W इज इक्वल टू एम बी इंटू θ1 स्थिति से θ2 स्थिति तक घुमा रहे थे, तब कार्य ऐसा जर्नल फार्मूला निकाला था। यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से साम्यावस्था में चुंबकीय द्विध्रुव पड़ा हुआ है, θ1 इज इक्वल टू 0, θ2 इज इक्वल टू थीटा, तब W इज इक्वल टू एम बी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। यहां पर रखोगे ये नंबर कितना आया था, 18, 19 आ गया भाई। फिर उसके बाद चुंबकीय द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा निकाली थी, उसको चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थिति से थीटा एंगल रोटेट कराते हैं भाई, तो U इज इक्वल टू माइनस एम बी, पढ़ा है, डिटेल से पढ़ा है, केवल मैं हिंट कर रहा हूं। और ये कभी कभी इस पे भी डेरिवेशन आ जाता है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। 20वां 21वां चुंबकीय द्विध्रुव की स्थिति माइनस एम बी कॉस थीटा, माइनस एम बी कॉस थीटा, नंबर 20। उसके बाद हमने चुंबकीय द्विध्रुव की विद्युत द्विध्रुव से तुलना करा था भाई। क्या मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉग्स पढ़े थे, मतलब चुंबकीय द्विध्रुव क्या था, विद्युत द्विध्रुव, लगभग सिमिलरिटी थी। वहां हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यूज कर रहे थे, और यहां चुंबकीय द्विध्रुव के लिए म्यू नॉट, मतलब चुंबकत्व में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई यूज करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 1/4 पाई एप्सिलॉन, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, यहां मैग्नेटिक, ये एनालॉग थे भाई। और वहां विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P पढ़ रहे थे, यहां चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण M, ये एनालॉग थे। फिर हमने जैसे विद्युत द्विध्रुव में सब कुछ पढ़ा था, वैसे ही चुंबकीय द्विध्रुव के लिए भी वो सारी चीजें पढ़ी। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं, तो हमने और क्या क्या पढ़ा, और महत्वपूर्ण चीजें पढ़ी, देखिएगा। और महत्वपूर्ण क्या पढ़ा, परिक्रमी इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट। परिक्रमी इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण हमने निकाला था, बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने कह दिया था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपने आप में एक पूर्ण चुंबक की तरह काम करता है, तो वो चुंबकीय आघूर्ण हमने निकाल दिया था, M इज इक्वल टू EVR/2। ये नंबर कितना नंबर तक हमने पढ़ा था भाई, कितने नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 21 आ गया, ये नंबर 21। और यही M इज इक्वल टू हमने EVR/2 की वैल्यू इस ढंग से कुछ निकाल ली थी, बोहर की एटॉमिक थ्योरी का यूज करा था, तो ये आ गया था N इंटू EH अपॉन EH मीन्स प्लांक कांस्टेंट अपॉन 4 पाई M, 4 पाई, ये नंबर 22। और उसके बाद बोर मैग्नेट्रॉन, बहुत इंपॉर्टेंट, कभी कभी 1 नंबर में भी पूछा जाता है,
n इज इक्वल टू प्रथम कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण, वो आ गया था m इज इक्वल टू EH अपॉन 4πme। और मैंने कहा है आपसे इसका मान आप सभी लोग याद रखना, और इसकी वैल्यू होती है 9.3। ये जब हमने पुट करा था, कैलकुलेट करा था, तो लास्ट में आया था 9.27 मीन्स 9.3 इंटू 10 की पावर -24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये कभी कभी पूछा। परंतु अगला जो टॉपिक है हमारा चल कुंडल धारामापी, बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है भाई। चल कुंडल धारामापी क्या है, उसका सिद्धांत क्या है, वर्किंग मेथड क्या है, उसकी वोल्टेज सुग्राहिता क्या है, धारा सुग्राहिता क्या है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो अगला था हमारा चल कुंडल धारामापी के लिए वोल्टेज सुग्राहिता और धारा सुग्राहिता निकाली थी हमने, वो नंबर 22, ये 20, चलिए ये 22 ही हुआ। वोल्टेज सुग्राहिता हमने फाई अपॉन भी इक्वल टू ये निकाल दिया था, कितना, फाई अपॉन भी इक्वल टू हमने निकाला था समथिंग लाइक एन ए बी अपॉन के इंटू आर। के स्प्रिंग का बल नियतांक था, टॉर्शनल कांस्टेंट था, आर कुंडली का प्रतिरोध था, एन कुंडली में फेरों की संख्या थी, ए कुंडली का क्षेत्रफल था, बी चुंबकीय क्षेत्र था। ऐसे ही धारा सुग्राहिता फाई अपॉन आई, एकांक धारा प्रवाहित करने पर वो कितना डिफ्लेक्शन हो रही है, तो ये आ रहा था एन ए बी अपॉन के। ये नंबर 23, ये नंबर 24। और फिर सबसे महत्वपूर्ण धारामापी को वोल्ट मीटर में, और ये सब इंपॉर्टेंट है भाई, वोल्ट मीटर और एमीटर में रूपांतरण। वोल्ट मीटर में रूपांतरण कर रहे थे तो हम धारामापी के, ये धारामापी था, गैल्वेनोमीटर था, गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक उच्च प्रतिरोध जोड़ दे रहे थे, तो ये बन जा रहा था, इस पूरे को हम कह दे रहे थे वोल्ट मीटर। ऐसे वोल्ट मीटर हो गया ये। तो हमने कितना रेजिस्टेंस जोड़ दिया था इसमें, सपोज इस धारामापी को IG करंट फ्लो हो रही थी, तो हमने R बराबर कितना रेजिस्टेंस जोड़ा था, उच्च प्रतिरोध जोड़ा था श्रेणी क्रम में, R बराबर V अपॉन IG माइनस G। G जो है धारामापी की कुंडली का प्रतिरोध है, बहुत इंपॉर्टेंट। और धारामापी एक आदर्श जो वोल्ट मीटर होता है, एक उस आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है अति उच्च होता है, वैसे तो अनंत होना चाहिए, अति उच्च होता है। अति उच्च करने के लिए हम क्या करेंगे, उसके सीरीज में एक उच्च प्रतिरोध जोड़ देंगे। और हमेशा वोल्ट मीटर को किसी भी परिपथ में जहां पर हमको किसी परिपथ के किसी खंड में वोल्टेज को नापना होता है, वहां पर उसको समांतर क्रम में जोड़ेंगे। उसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण, और महत्वपूर्ण, यह भी महत्वपूर्ण है, धारामापी का एमीटर में रूपांतरण। यदि हम धारामापी के समांतर क्रम में एक छोटा सा प्रतिरोध जोड़ देंगे तो वो बन जा रहा था फिर भाई, ये इसको हम शंट कह रहे थे, ये बन जा रहा था, ये पूरा इतना बन जा रहा था क्या, एमीटर। एमीटर का मतलब लो, एमीटर लो रेजिस्टेंस, वोल्टमीटर का मतलब हाई रेजिस्टेंस। तो यहां से सपोज हमने इस परिपथ में करंट आई आ रही है, आई में से आई जी इस धारामापी की कुंडली को गई, तो मैक्सिमम करंट का भाग आई माइनस आई जी शंट से होते हुए आ रहा था। पूर्ण विक्षेप धारामापी को किसी आई प्रास के, 0 से आई प्रास के एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम जो शंट जोड़ेंगे वो हमारा आ रहा था G इंटू आई जी अपॉन आई माइनस आई जी, कुछ ऐसा आ रहा था, देख लीजिएगा। अच्छा, ये हमारा 24, ये वोल्ट मीटर में परिवर्तित करेंगे तो उच्च प्रतिरोध जोड़ेंगे नंबर 25, और ये धारामापी में परिवर्तित करेंगे तो नंबर, नहीं, धारामापी को एमीटर में परिवर्तित करेंगे नंबर 26। एमीटर और वोल्ट मीटर में केवल यही अंतर है कि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अति उच्च, उसके धारामापी के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ेंगे, वोल्ट मीटर बन जाएगा। यदि धारामापी के समांतर क्रम में एक छोटा सा अल्प प्रतिरोध जोड़ देंगे तो वो एमीटर बन जाएगा। एमीटर का प्रतिरोध 0 के आसपास होना चाहिए,
मतलब बहुत ही कम होना चाहिए। वोल्टमीटर का अति उच्च अनंत के आसपास होना चाहिए। और एमीटर को हम किसी परिपथ में सीरीज में जोड़ेंगे तब वो करंट को मेजर करेगा। इतनी चीजें कितनी 26 तो होगी, 26वीं चीज। और 3 चीजें मैंने अभी बताई आपको। क्या क्या चीजें बताई? अगली चीज का हमने अध्ययन कर दिया, धारावाही वृत्ताकार चाप के कारण उसके केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र। इसको भी ध्यान रखना, B = μ0/4I/r। और उसके बाद हमने अगला चीज निकाल दिया है, क्या? गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र, वो बायो-सेवर्ट लॉ के इक्विवेलेंट है, वो है μ0/4π Q_V/sin⁻r²। और उसके बाद परिमित आकार के धारावाही, एक फार्मूला ये भी याद रख लेना, मैंने कह दिया है क्या? B = μ0/4π I/r × cos अल्फा प्लस कॉस बीटा। अल्फा बीटा क्या है वो समझ लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट, इसकी समरी कर दी। इसमें क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर से ही 8 से 9 नंबर का क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया 2020 का, चुंबकीय बल रेखाओं के 2 गुण, 2 नंबर का। चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करने वाले आवेशित कण के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या का सूत्र, 2 नंबर का, 4 नंबर हो गया। और एक 5 नंबर का क्वेश्चन आया है, क्या? बायो-सेवर्ट्स लॉ को लिखिए और उस बायो-सेवर्ट्स के नियम के आधार पर धारावाही वृत्ताकार कुंडली के अक्ष में चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालिए। पेपर उठा के देख लीजिएगा। तो 9 नंबर का क्वेश्चन आ गया केवल इसी चैप्टर से, उत्तराखंड बोर्ड में। इसलिए आप इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िएगा। लगभग ये चैप्टर कंप्लीट, जितनी चीजें थी मैंने टॉपिक वाइज विस्तार से आप लोगों को समझा दिया है। आप अच्छे से इन वीडियोज को सुनिएगा, हेल्प बुक को सामने रख करके उसका भी हेल्प लीजिएगा, और बढ़िया से नोट्स बना करके क्वेश्चंस को, एडिशनल क्वेश्चंस को, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को, जिसके पास जो जो बुक है उन बुक्स से क्वेश्चन को करिएगा। अगले लेक्चर में हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस को करेंगे। आज के लिए इतना ही, शेष फिर।